हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गितेन सिंह। तो चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट एग्जामिनेशन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अब खुलते हैं और एग्जाम में इस पोर्शन, इस अकेले चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा कि इस चैप्टर को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से हमको समझना है, ताकि एग्जाम में और जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं, इस पोर्शन से जो क्वेश्चन आता है वो अच्छा डीप सीटेड और बड़ा गहरी इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, आप पाएंगे कि 2018 में, 19 में, उसके पहले भी जो है बड़े अच्छे क्वेश्चन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से पूछे गए। ठीक है ना। क्लियर। चलिए, और बहुत जल्दी आपको इसका बुकलेट भी अवेलेबल हो जाएगा, काम चल रहा है उस पर। तो अभी हम इतना समझते हैं बेटा कि इस चैप्टर में हमको जो है क्या समझना है। हमें समझना है कि जो है मेल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन कैसे काम करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे काम करता है। ठीक है। तो यहां पर हम जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर गैमेट बनने तक, फर्टिलाइजेशन तक, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट तक और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की अलग अलग फेजेस तक हम बात करेंगे। ठीक है ना। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर यह है कि इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान आपको जजमेंटल नहीं होना है। आप में से कई सारे बच्चे डिस्क्लेमर देने के बावजूद लेक्चर 1 के बाद उन्होंने कमेंट किए कि सर ऐसा मत करो, ये मत बोला करो, वो मत दिखाया करो, क्योंकि हम तो घर में पढ़ते हैं, लोग क्या सोचेंगे। ठीक है। हमको ईयरफोन लगाना पड़ता है। तो देखो भैया, ऐसा है कि ये this is not a history class, this is a biology class and the chapter is human reproduction. Whatever the content is there, I have to deliver that content. ठीक है ना। क्लियर। तो आपको यदि इतना ही शर्म आता है तो प्लीज डोंट गो इन मेडिकल फील्ड के। whenever you are a doctor, तो आपके पास पेशेंट आने वाला पेशेंट मेल भी होगा, फीमेल भी होगा। ठीक है। आपको तमाम बायसेस से दूर रहकर उसको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना पड़ेगा। आपको जो है वो पेशेंट को जेंडर से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। बॉम्बे के अंदर जो टॉप के गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, दे ऑल आर मेल। ठीक है। बॉम्बे के अंदर जो टॉप के गायनेकोलॉजिस्ट हैं, दे ऑल आर मेल। ठीक है ना। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इसको लेकर जजमेंटल हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपसे क्योंकि क्या होता है, इस छोटी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। आप बोलेंगे सर इसके बारे में बात करके क्या सोच बड़ी हो जाएगी। नहीं, बात वो नहीं, बात है कि यू हैव, इफ यू चूजन द बायोलॉजी एज ए मेन स्ट्रीम, तो यू हैव टू टेक इट लाइक ए बायोलॉजी के। आपको इससे जो है वो एज ए बॉडी फंक्शन के रूप में आपको उसको देखना चाहिए। ठीक है ना। बजाय इसके कि आप जो है इन चीजों पर कमेंट करें, टिप्पणी करें आप। ठीक है। चलिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था बेटा, पिछली क्लास में भी कहा था कि हमारा जो बॉडी है, कि चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी ह्यूमंस का, दैट रन्स ऑन द ऑर्केस्ट्रा ऑफ हार्मोन के। मैंने कहा था आपसे, जैसे ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि अलग अलग तरह के म्यूजिक बज रहे होते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट बज रहे होते हैं, लेकिन सब मिलकर एक बड़ा अच्छा सा हमें म्यूजिक सुनाई पड़ता है। जबकि उसमें कई बांसुरी भी बज रही है, उसके अंदर तबला भी बज रहा है, उसके अंदर हारमोनियम भी बज रहा है, उसके अंदर कई सारे इक्विपमेंट एक साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी देयर इज ऑर्केस्ट्रा ऑफ हार्मोन्स। तो सारे हार्मोन मिलकर जो है इफेक्टिवली काम करते हैं, सही लेवल पे काम करते हैं, तो व्यक्ति के सारे सिस्टम ठीक से काम करते हैं। और उन सिस्टमों में एक सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है ना। क्लियर। फिर पिछली क्लास में हमने इस बारे में बात किया था कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है। तो हमने इन चीजों पर पिछली क्लास में बात किया था और मैंने यहां बात खत्म की थी। मैंने आपसे कहा था कि फीमेल का अपना एक रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है, फीमेल का अपना एक रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम द मीनार्की एंड गोज अप टू द मीनोपॉज के। मतलब मीनार्की मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, और मीनोपॉज का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना के। और मीनार्की से लेकर मेंस्ट्रुअल जो है हम मीनोपॉज तक का जो टाइम पीरियड है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। ठीक है। से यदि हम ऐसा कहते हैं कि किसी को जो है वो 13 ईयर की एज में, 13 साल की उम्र में जो है मीनार्की होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो और 50 इयर्स में जो है उसका मीनोपॉज आता है, तो जो टाइम पीरियड बचा वो 37 ईयर इज द इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, वो उस समय रिप्रोडक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। पर मेल में ऐसा क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन जो है एक बार शुरू होने के बाद वो काफी ओल्ड एज तक भी होता रहता है। तो एकदम जैसे होता है ना कि फीमेल में एकदम स्टॉप ही हो जाता है मीनोपॉज के बाद, ऐसा मेल में नहीं होता है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में, एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन
द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन द फीमेल, के मेल और फीमेल में जो प्रजननकारी घटनाक्रम होता है, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, उसमें जो है वो काफी अंतर देखने मिलता है। जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन, के वृद्ध व्यक्ति में भी, वृद्ध पुरुष में भी जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है, के एंड बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, जबकि महिलाओं में 50 वर्ष की आयु के आसपास ओवम का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है, कि वो खत्म हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज के, जैसे हम देख सकते हैं कि इधर से न्यूज इन द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के, देयर इज ए डेली मेल, डेली इट इज अ डेली मेल न्यूज़पेपर ऑफ यूके, द कोच ड्राइवर बिकम्स ए फादर एट द एज ऑफ 73 ईयर आफ्टर हिज 30 ईयर ओल्ड गर्लफ्रेंड गिव्स बर्थ टू ए बेबी बॉय, के मतलब देखिए मेल और फीमेल में दोनों में जो है वो एज का काफी डिफरेंस है। द मैन की जो उम्र है वो 73 ईयर्स है, के ऐसा कहा जाता है, दिस इज रिकॉर्डेड, कि ये रिकॉर्डेड है कि ओल्ड की इतना ओल्ड एज में भी जो है व्यक्ति फर्टाइल हो सकता है, मेन की हम बात करते हूं। ठीक है, क्लियर, ठीक। और आपको बता दूं मैं, मेनोपॉज जो होता है दैट इज वन ऑफ द डिस्टर्बिंग इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ फीमेल, के मैंने आपसे कहा ना कि फीमेल को जो है बहुत सारे हार्मोनल टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। यानी बिफोर मीनार्की द हार्मोनल लेवल्स आर डिफरेंट एंड आफ्टर मीनार्की एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल द हार्मोनल पीरियड्स, हार्मोनल जो हार्मोन्स होते हैं वे अलग अलग लेवल पे अलग अलग दिन पर काम करते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन द हार्मोन्स का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, ईस्ट्रोजन का हुआ, जो है आपका एफएसएच का हुआ, एलएच का हुआ, ये सब वेरी करता है, प्रोजेस्टेरोन हुआ वेरी करता है। तो मतलब फीमेल्स के अंदर जो है, जो ऐसा कहा जाता है कि एक मैं बिल्कुल कॉमन ओपिनियन दे रहा हूं एज ए फिजिशियन, कि ऐसा कहा जाता है कि भाई फीमेल्स के अंदर जनरली कई बार मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, कि वो उनका आज मूड स्विंग होता है, कि तो उसके पीछे कारण है कि देयर आर लॉट्स ऑफ हार्मोनल चेंजेस गोइंग इनसाइड द बॉडी, के एंड सम पीपल्स आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस, यानी वो जो चेंजेस है वो उनको रिफ्लेक्ट भी होते हैं उनके ऊपर, के हालांकि ये बहुत रिसर्च का विषय है, पर इतना जरूर है कि मीनोपॉज के दौरान जो है मेरे पास कई सारी पेशेंट, जब मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में था वहां पर मैं कई सारे ओपीडी में कई पेशेंट देखा करता था, तो मेरे पास में कई महिलाएं जो थी इनकी 47 ईयर 48 ईयर के आसपास एज हुआ करती थी, वे इन सिम्टम्स को लेकर कि सडनली जो है वो गैप बिटवीन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का गैप सडनली बढ़ने लगा है, कि अब जो है वो ब्लीडिंग जो है वो मात्र जो है वो हल्का सा पैच के रूप में होता है, और धीमे धीमे उनको फ्लशिंग होना, अचानक से घबराहट का होना, बहुत सारे सिम्टम हुआ करते थे जो प्री मीनोपोजल सिम्टम होते हैं। ठीक, तब उनके लिए हम लोग कुछ कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। तो होता यह है कि दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट टाइम कि यहां पर एक प्रकार से फर्टाइल पीरियड एंड होके फिर इनफर्टाइल लाइफ फिर से शुरू हो रही होती है। पहले जुवेनाइल फेज होता है कि हमने कहा कि जब प्यूबर्टी के पहले, जब तक हम बोलते हैं प्री फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, देन फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, देन पोस्ट फर्टाइल पीरियड बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्लियर। तो ईस्ट्रोजन और मीनोपॉज का बड़ा गहरा संबंध है के द फ्लक्चुएशन थ्रू द मीनोपॉज स्टेज। तो मैंने कहा ना प्री मीनोपॉज स्टेज का स्टेज, यानी मीनोपॉज के पहले जब तक मीनोपॉज नहीं है तब तक जो है रेगुलर रेगुलर जो है वो पीरियड्स आते हैं, रेगुलर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होता है एंड और एक नॉर्मल फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है तकरीबन 28 डेज का होता है। लेकिन प्री मीनोपॉज यानी मीनोपॉज के ठीक पहले सिम्टम्स क्या आते हैं, मीनोपॉज के ठीक पहले जो है वो द मेंस्ट्रुएशन बिकम्स इरेगुलर, वो इरेगुलर होने लगते हैं। कि देन ड्यूरिंग द मीनोपॉज इट ड्रॉप्स जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो ड्रामेटिकली ड्रॉप कर जाता है और जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सीज कर जाता है, रुक जाता है वो। ठीक है, मीनोपॉज के बाद में ईस्ट्रोजन का लेवल काफी हद तक गिर जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन का मेन सोर्स ओवरी होता है, अब ओवरी जो है वो बेसिकली जो है वो जो उसके फॉलिकल्स हैं जो ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं वे खत्म हो चुके होते हैं, तो यहां पर ईस्ट्रोजन का लेवल काफी हद तक गिर जाता है। ठीक है, हम सब चीजें पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम बिल्कुल एक ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी मैं क्लियर कर दूं कि अभी हम एक एक सिस्टम पे एंटर करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमें बड़े डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फॉलिकुलर फेज क्या होता है इसका, के प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है, के ठीक ड्यूरिंग मेंसेस क्या होता है, क्या उसके मेंस्ट्रुअल फ्लड में क्या में जो ब्लड निकलता है उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस, और वो सब इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है ना, ठीक। अब हम तो एक ओवरव्यू देख रहे हैं, अब हमें पता है कि चलिए ठीक है, मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना। मेल और फीमेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है वो होता है 46। ठीक है ना, यानी हम डिप्लॉयड, हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 46 होता है, तो हमारे गैमेट होते हैं 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम जो है वो एक मेल से आता है, एक सेट क्रोमोसोम का मेल से आता है, एक फीमेल से आता है। ठीक है ना, यानी एक सेट को स्पर्म कैरी करता है, एक ओवम के पास होता है।
याद रखिएगा कि हम सबको पता है, बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी है, हमें मालूम है कि जो मेल होता है एक्स वाई, मेल होता है एक्स वाई, फीमेल होती है एक्स एक्स, ठीक है ना। यानी हमारे पास जो 46 पेयर ऑफ जो 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम के होते हैं, जो सेक्स डिटरमाइन करने में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। यानी जो 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम के होते हैं, और ऑटोसोम जो होता है दे हैव नो रोल इन दी सेक्स डिटरमिनेशन के। एक क्रोमोसोम का जोड़ा जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो होता है एक्स वाई होगा, या फिर जो है वो एक्स एक्स होगा। यदि एक्स एक्स है तो फीमेल बनेगा, एक्स वाई है तो मेल बनेगा, ठीक है। तो जब कभी जो है म्यूसिस होकर गैमेट बनते हैं, तो याद रखना जब म्यूसिस होकर गैमेट बनता है तो स्पर्म दो तरह का होता है, स्पर्म दो तरह का होता है। स्पर्म या तो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा, ठीक है, या वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म होगा, ठीक है। यानी स्पर्म दो तरह का होता है, लेकिन फीमेल गैमेट हमेशा एक तरह का होता है। फीमेल गैमेट हमेशा जो है वो होता है एक्स वाला, क्योंकि फीमेल के पास में 2 एक्स हैं। म्यूसिस के बाद जो है क्रोमोसोम नंबर आधा होगा, तो एक फीमेल गैमेट में एक ही एक्स जाएगा, ठीक है। जबकि मेल में एक्स अलग हो सकता है, वाई अलग होता है, तो एक्स और वाई दो तरह का स्पर्म बनता है। इसका मतलब यह कि ह्यूमन फीमेल में जो ओवम है वो हमेशा एक समान होता है, ओवम हमेशा एक समान होगा, उसमें 22 क्रोमोसोम होगा, प्लस उसमें क्या होगा, एक्स होगा उसमें। जबकि स्पर्म जो होगा वो दो तरह का होगा, 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा। इसका मतलब ये है कि भारत में, इंडिया में कई सारे लोग जो है वो महिलाओं को जिम्मेदार मानते हैं गांव के अंदर, कि यदि लड़की का जन्म हो रहा है तो मतलब महिला में फॉल्ट है बोलते हैं। वो कहते हैं भाई कि पता नहीं हमारी बहू ऐसी आई है कि हमारे घर में तो लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, कि एक लड़का होना चाहिए, लड़का वंश को आगे बढ़ाएगा। अब पता नहीं वंश जैसे कि कोई डायनासोर का वंश यदि नहीं आगे बढ़ा, लड़का नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोग हैं ऐसी सोच रखते हैं। तो बात इतनी सी है कि एक कॉमन मिथ जो है कि लड़का या लड़की जो है वो फीमेल पे डिसाइड होता है, वो गलत है। और सच्चाई ये है कि स्पर्म यदि जो है वो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक को फर्टिलाइज करेगा तो 2 एक्स हो जाएंगे, तो फीमेल डेवलप होगी। और यदि वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो एक को फर्टिलाइज करेगा तो एक्स वाई हो जाएगा, तो मेल का जन्म होगा, ठीक है। तो मतलब मेल और फीमेल बच्चे का होना ये डिसाइड करता है स्पर्म के कंपोजिशन के ऊपर कि स्पर्म किस तरह का है। 22 प्लस एक्स स्पर्म है तो फीमेल होगा, 22 प्लस वाई है तो मेल होगा। कारण यह है कि फीमेल गैमेट हमेशा एक समान होता है, 22 प्लस एक्स होता है, ठीक है ना। चलिए, फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। ये हमने ह्यूमन लाइफ साइकिल को जो है वो शॉर्ट में देखा हमने, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं मेल और फीमेल, यदि हम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, हम प्रजननकारी तंत्र की हम बात करें यहां पे, तो हम क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स। मैंने आपसे कहा ना, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। के पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है जो गैमीट बनाए, ठीक, वो जो गैमीट बनाए वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और मैंने कहा था मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, ठीक है, और फीमेल में होता है ओवरी, फीमेल में होता है ओवरी के, फीमेल में ओवरी होता है, मेल में होता है टेस्टिस के। तो टेस्टिस जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, इस जेनेसिस के स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, के, और ओवम का बनना oogenesis कहलाता है, ओवम का बनना oogenesis कहलाता है, के। तो oogenesis कहां होता है, वो ओवरी में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है, वो टेस्टिस में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अब टेस्टिस में स्पर्म बना, उसके बाद वो जो है उसमें जुड़ा हुआ है जो है एपिडर्मिस है उसमें, के, फिर वास डिफरेंस है, फिर हम कहते हैं कि सेमिनल जो वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वल्वोयूथ्रल ग्लैंड है, यूथ्रा है, के बहुत सारे स्ट्रक्चर जो जुड़े हुए हैं वे सब एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। फीमेल बॉडी में मेन जो सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी है। ओवरी से जुड़ा हुआ है फेलोपियन ट्यूब का एक एंड ओवरी से जुड़ा होता है, दूसरा फेलोपियन ट्यूब का एंड खुलता है यूट्रस में आके खुलता है। यूट्रस वो ऑर्गन होता है जिसको सामान्यतः हम बच्चादानी बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में लोग बच्चादानी बोलते हैं, बॉम्ब बोलते हैं, इसको गर्भाशय बोलते हैं। तो जो गर्भाशय है, बॉम्ब है, जो बच्चादानी है,
देखा गांव में किसी से पूछो कि भाई क्या हुआ, क्या तकलीफ थी तुमको, तो बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ है। बच्चादानी का मतलब यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है। तो यूट्रस इज द प्लेस जहां पर कि फीटस का इंप्लांटेशन होता है और गेस्टेशन पीरियड फीटस को गुजारना पड़ता है यूट्रस में। तो यूट्रस इज आल्सो नॉट ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेफिनेशन है जो गैमेट को प्रोड्यूस करे वो, ठीक है ना बेटा। और फिर यूट्रस जो है वो यूट्रस की ओपनिंग कहां होती है, सर्विक्स के थ्रू यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में के, और वेजाइना से जो ओपन कहां होता है वो लेविया मेजोरा और लेविया माइनोरा, और लेविया मेजोरा में वो एक्सटर्नल जेनिटलिया में ओपन होता है वो, ठीक है ना। ये एक तो हमें पूरे देखिए आपको एक एक कई सारी चीज, जैसे कि हम हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा होता है कि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा होता है कि फीमेल जेनिटलिया क्या है। तो हम बोलते हैं कि फीमेल जेनिटलिया, यदि कॉमन व्यक्ति से पूछेंगे तो बोलेगा फीमेल जेनिटलिया होता है वेजाइना, जबकि वेजाइना इज नॉट ए फीमेल एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं होता है। कि फीमेल्स में जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है दैट इज द लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा के, ठीक, क्लाइटोरिस, ये उसका हिस्सा होता है। तो हमको ये जो इंफॉर्मेशन है, जो एज पर मेडिकल साइंस, एज पर बायोलॉजी जो इंफॉर्मेशन है वो सही इंफॉर्मेशन हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। नाउ अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर के। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि हम देखें यहां पे, तो हमें पता होना चाहिए कि यहां पर जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा वो है टेस्टिस के, और टेस्टिस प्रेजेंट इन ए सेक लाइक स्ट्रक्चर। टेस्टिस जो होते हैं वो एक थैली के समान स्ट्रक्चर में होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और उसे हम स्क्रोटम कहते हैं के। और हिंदी में इसके लिए हम जो है वो विर्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हिंदी में हम विर्शन वर्ड यूज करते हैं, हम के स्क्रोटम कहते हैं। तो स्क्रोटम क्या होता है, इट इज लाइक ए पाउच, एक पाउच के समान होता है जिसमें कि टेस्टिस जो है वो पाए जाते हैं। देयर आर वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन ह्यूमंस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम, ठीक है। अब प्रश्न उठता है इसका मतलब स्क्रोटम क्या एब्डोमिनल पोजीशन में होता है, स्क्रोटम एब्डोमेन से अलग होता है, इट इज लाइक ए बैग के। और स्क्रोटम का इंपॉर्टेंस ये होता है कि स्क्रोटम जो है वो बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, के हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इज नॉट पॉसिबल इन दैट टेम्परेचर। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमको तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और उस टेम्परेचर की को कम करने के लिए देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्क्रोटम का फॉर्मेशन होता है, और स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसकी तुलना में टेस्टिस को टेम्परेचर जो है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिले के। इसीलिए एक बड़ा, मैं आपको बताऊं, एक बड़ा कॉमन चीज ये है कि एक बड़ा क्या है कि जब जो लोग जो है फर्टाइल एज में होते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू कंसीव के, जैसे मेरे पास कुछ एक आध दो कभी मेरे मित्र जो है पहचान वाले कुछ थे, तो उनके वो कपल मेरे पास आए और उनको दे आर ट्राइंग टू कंसीव की बच्चा होने में दिक्कत, उनको काफी समय से दिक्कत हो रहा था उनको। देन आई जस्ट आस्क अ सिंपल क्वेश्चन कि टू द मेल, कैन यू शो मी कि विच टाइप ऑफ अंडरगारमेंट यू वियर। वो बड़ा स्ट्रेंज फील किया कि अरे सर डॉक्टर साहब क्या पूछ रहे हैं, क्यों। मैंने बाकी लोगों को बाहर क्या बात किया, उसने बताया कि सर मैं ये पहनता उठ के। व्हाट आई सॉ कि जो अंडरगारमेंट वो पहनता था उसका साइज उसकी कमर के साइज से थोड़ा छोटा था के, एंड इट इज वेरी टाइट ऑल्सो। तो मैंने कहा एक काम करो, पहले तो जो है ये अंडरगारमेंट चेंज करो और इसकी तुलना में अपने सही साइज का लो, थोड़ा सा जो है वो कम टाइट अंडरगारमेंट का इस्तेमाल करना शुरू करो, ठीक है। और क्योंकि उसका स्पर्म का जांच भी हुआ था, उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन भी कम आ रहा था उसके अंदर के, जो थे वो भी इफेक्टिव स्पर्म नहीं थे कि जो फर्टिलाइज कर सके। देन उसने कोई मेडिसिन नहीं, नॉर्मल विटामिन मेडिसिन चल रहे थे उसको ऑलरेडी। 2 महीने बाद जब वो दोबारा वो आया, उसने कहा सर मेरा काउंट बिल्कुल सही आ गया है, और देन आफ्टर फ्यू मंथ्स इन्फॉर्म किया उन्होंने कि सर हमारे जो है वो बच्चा होने वाला है। तो बड़ी छोटी छोटी सी बातें होती है जो मेडिकल साइंस में, जिनको हम बोलते हैं कि ये जो ना छोटे छोटे से कुछ डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स को हम कई बार जो है वो जो है कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बॉडी फिजियोलॉजी को यदि आप समझते हैं तो आपको चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि जो टेस्टिकल्स हैं वो स्क्रोटम में पाए जाते हैं। अब
टेस्टिकल्स से जो है वो मैं जो है वो, अब देखिए हम अंदर जाके उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि टेस्टिकल्स में किस प्रकार के जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, सेल्स ऑफ लिडिक क्या होती है, रेटिटेस्टिस क्या होता है, वासा इफ्रेंशिया क्या होता है, ठीक है ना, ठीक। फिर हम देखेंगे एपिडाइमिस क्या होता है, वास डिफरेंस क्या होता है, हम सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उनके। लेकिन अभी हमको बिल्कुल एक आउटलाइन दिमाग में आना चाहिए कि ठीक है, हमने कहा कि टेस्टिस में स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद स्पर्म का एक टेम्पररी स्टोरेज कहां होता है, वो एपिडाइमिस के अंदर होता है, और एपिडाइमिस जो होता है वो स्पर्म को रिसीव करता है, टेस्टिस से कुछ समय रखता है, और फिर वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म जो है वो बाहर की ओर मूव करता है। और कुछ बड़े ने आप यदि मेल में आप जो है टेस्टिस तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, अब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात करेंगे तो क्या क्या दिखाई पड़ेगा आपको इसमें, एपिडाइमिस शामिल है इसके अंदर, स्क्रोटम इज ए स्किन पाउच, स्क्रोटम को हम ऑर्गन में शामिल नहीं करेंगे, दैट इज ए स्किन पाउच जो कि जो है वो टेस्टिस को चारों ओर से घेरता है, जिसके अंदर थैली के समान टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक। फिर एलिफेंट में ऑटर में, ठीक है, ऑर्डर में एलिफेंट में जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल होते हैं, वो एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं। इवन इन वेल में भी जो है वो एब्डोमिनल टेस्टिस पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। फिर प्रोस्टेट है, इट इज ऑल्सो सेकेंडरी सेक्स, जो हम एस्थरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, सेमाइनल वेसिकल जो होता है, इट इज ऑल्सो एसेसरी सेक्स ऑर्गन के। देन वास डिफरेंस इज द ट्यूब दैट कैरी द स्पर्म को कैरी करती है, ठीक है। देन पेनिसुआ दैट इज द एक्सटर्नल जेलाइटेलिया दैट हेल्प्स इन द इनसेमाइनेशन। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इनसेमाइनेशन का मतलब क्या होता है, कि सीमेन को फीमेल बॉडी में इन करना, प्रवेश कराना, दैट इज द इनसेमाइनेशन के। दैट उसके लिए जो है वो कॉपुलेशन होता है, और उसमें जो जेनिटलिया हेल्प करता है वो पेनिसेट के। देन द यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन, बोथ यूरिन और सीमेन दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हमने कहा कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन के, ये पेल्विस क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब पेल्विस क्षेत्र जो होता है, जो आपका जो हम कहते हैं जो हिप बोन वाला हिस्सा होता है ना, दैट इज द एक्चुअली पेल्विस पोर्शन, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, ये पेल्विस जोन रीजन के अंदर होता है, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें वन पेयर ऑफ टेस्टिस शामिल है, इसमें एसेसरी डक्ट, जितनी भी डक्ट इसके अंदर है, वास डिफरेंस हो गया, टेस्ट वो डक्ट शामिल है इसके अंदर, ग्लैंड शामिल है इसके अंदर, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड हो, सेमाइनल वेसिकल हो वो शामिल है इसके अंदर, बल्बो यूथ्रल ग्लैंड वो शामिल है उसके अंदर, और एक्सटर्नल जेनिटलिया के। मतलब एक एक लाइन में बहुत बातें लिखी है एनसीईआरटी ने। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो टेस्टिस का एक पेयर शामिल है इसमें, जिसके साथ में एस्थरी डक्ट जुड़ी हुई है। वास डिफरेंस की बात करें हम, कि एपिडाइमिस की बात करें हम, वासा इफ्रेंशिया की बात करें हम, रेटिटेस्टिस की बात करें, जितनी डक्ट जो इन्वॉल्व है वो डक्ट भी इसके अंदर शामिल है। फिर ग्लैंड्स की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, फिर सेमाइनल वेसिकल हो गया, बल्बो यूथ्रल ग्लैंड हो गया, वो भी शामिल है इसके अंदर। और एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें, दैट इज द पेनिस, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, क्लियर। मेल और फीमेल की पेल्विस में अंतर होता है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर होता है। केवल स्केलेटल को देख के जो फॉरेंसिक डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर भी होते हैं कुछ जो एमबीबीएस करने के बाद में एमडी करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में, और फॉरेंसिक का डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करता होता है। फॉरेंसिक का डॉक्टर जो होता है वो ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो एक तरह का मेडिकल डिटेक्टिव होता है, जासूस होता है उठ के, यानी वो ये बता देगा किसी व्यक्ति की ने, जैसे बीच में अभी हमने देखा कि एक बड़ा बुरा इंसिडेंस घटा कि एक टॉप के फिल्म एक्टर जो है सुशांत सिंह राजपूत ने जो है वो सुसाइड कर लिया। बड़ा बुरा इवेंट है, मतलब सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े टैलेंटेड, बड़े अच्छे फिल्मी कलाकार थे, और जिन्होंने धोनी मूवी में काम किया। और ऐसा भी है कि मैं, यदि आप मुझसे पूछेंगे सर आप क्या जानते हैं उनको, तो मैं उनको जो है मेरा उनसे मुलाकात 2 बार हुआ। एक बार मेरा हुआ उनसे मुलाकात जो है एक अवार्ड फंक्शन के दौरान कहीं पे मिले, और एक बार मेरा उनसे मुलाकात हुआ एक मैरिज पार्टी के दौरान के, वहां पर वो काफी सारे फिल्म स्टार थे यहाँ पर, तो वो भी वहां प्रेजेंट थे। ही इज सच ए नाइस मैन, नाइस हम्बल पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन क्या घटा अपन नहीं जानते इस बारे में कि क्या साइकोलॉजी था उनका, क्या हुआ उस समय, लेकिन बट ऑब्वियस सी बात है कि ही शुड नॉट टेक दैट एक्सट्रीम स्टेप। बड़ा बुरा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि कारण ये है कि वो बहुत टैलेंटेड एक्टर थे, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे, और बहुत कुछ अच्छा वो इस इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को वो कंट्रीब्यूट करते हैं, हम लोगों को बहुत कुछ अच्छा जो है वो देखने मिलता। लेकिन बुरा हुआ जो हुआ।
पर एक बात है कि लोगों ने शक जाहिर किया फाउल प्ले का, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने कहा कि भाई गले पे वी नेक मिला ना, मार्क मिला, ऐसा एविडेंस, तो पुलिस ने कहा कि नहीं भाई इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, ये जो है दैट मे बी पॉसिबल कि कोई रीजन होगा आत्महत्या के पीछे, लेकिन ये कि उन्होंने किया सुसाइड खुद ही है। ठीक है, कैसे इस दावे को इतना पुख्ता, उसके लिए जो है डॉक्टर्स की एक टीम काम करती है, डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो देखते हैं, विसरा की जांच करते हैं कि भाई कोई पॉइजन तो नहीं था, तो सब जानकारी बाहर निकलती है। तो ऐसे ही क्या होता है, फॉरेंसिक कुछ डॉक्टर्स होते हैं जैसे मान लो कहीं पे जंगल में कोई कंकाल मिल गया है, कोई स्केलेटल मिल गया जमीन में गड़ा हुआ, सब खत्म हो चुका, केवल स्केलेटल के, तो इसका पता लगाना कि वो स्केलेटल जो है वो मेल का है कि फीमेल का है, ये पता लगा लेते हैं। कितनी उम्र का व्यक्ति रहा होगा ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, किस तरह की यदि कोई मारपीट करके चोट की है तो वो जानकारी की, कोई हड्डी टूटी थी उस समय, क्या हुआ था, किस तरह का हथियार रहा होगा दिए, वो सब जानकारी भी वो निकाल लेते हैं। तो पेल्विस जो होता है, जैसे मेल और फीमेल के स्केलेटल को यदि पहचानना हो आपको, तो पेल्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के। तो आप देख रहे हैं कि फीमेल पेल्विस में वाइड बर्थ चैनल होता है। आप देखेंगे इसमें कि फीमेल पेल्विस में एक बड़ा सा जो है वो आपको एक बड़ा सा जो है वो बर्थ कैनाल का बड़ा सा हिस्सा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहां से बच्चे का जन्म बर्थ होता है। तो वाइड बर्थ कैनाल हमको देखने मिलता है, और फीमेल पेल्विस जो होता है कंपैरेटिवली ब्रॉड होता है, इसलिए हिप पोर्शन जो है फीमेल्स का थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है क्योंकि और ये जो ब्रॉड पेल्विस इट इज अ हेल्दी पेल्विस, कि उसको हेल्दी पेल्विस माना जाता है क्योंकि इससे चाइल्ड बर्थ में दिक्कत नहीं होती है, और जो है ये दिस इज ए फिजियोलॉजिकल फीचर, बॉडी फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। के फिर मेल पेल्विक गिrdle देखेंगे आप, देखो नैरो दिखाई पड़ रहा है आपको, वो नैरो दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यहां से बर्थ नहीं होना, बर्थ होना है फीमेल बॉडी से होना है। ठीक है, तो पेल्विस मेल और फीमेल पेल्विस गिrdle में भी फर्क होता है। ठीक है, देन कम टू द डायग्राम। अब हम बात कर रहे हैं बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम की, और एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है बेटा, पूछे जाने की संभावना है इसको, और अक्सर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो कहीं बाहर से डायग्राम नहीं आता है। कि मैं अपनी स्लाइड में आपको समझाने के लिए बहुत सारे डायग्राम और इमेजेस इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आपके एग्जाम में जो इमेज आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम इसमें जो है वो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, के मेल पेल्विस का में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे हैं। देखिए लेवलिंग बड़े ध्यान से, के मैं लेवल को मिटाता हुआ चल रहा हूं, और आप याद रखिएगा इसको, के जब मैं पूरे लेवल मिटा लूंगा ना बेटा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर, क्या बोल रहा हूं मैं पढ़ूंगा, बताऊंगा उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको, और लेवल को मैं मिटा दूंगा, और उस लेवल को मिटाने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सकें आप, है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कहां से, हमने बात शुरू किया, हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से बात शुरू करते हैं, दैट इज द टेस्टिस, के हमने कहा कि दिस इज द टेस्टिस, ये दिस इज द टेस्टिस। ठीक है, ठीक, टेस्टिस में देखिए मैंने 1 नंबर डाल दिया, इसको हटाया मैंने, इसको यहां से लेवलिंग को चेंज करने के लिए मैंने, ताकि आपके लिए हमें एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकूं यहां पे, तो मैंने लिख दिया 1 लिखा, दिस इज द टेस्टिस। के टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कितना होता है, ये एक पेयर होता है, जोड़े में होता है। ठीक है, एंड जिस थैली के अंदर सैक के अंदर ये पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम स्क्रोटम कहते हैं उसे हम। ठीक है, हमने स्क्रोटम को भी हटा दिया यहां से हमने, ठीक है ना, और हमने क्या किया, इसको नंबर 2 दे दिया इसको हमने। ठीक है बेटा, है ना। ठीक, फिर क्या किया हमने देखा कि यहां से ने जो टेस्टिकल से स्क्रोटम है वहां से एक डक्ट बाहर निकली हुई है, और वो डक्ट जो है एक डक्ट बाहर निकली हुई है, और ये कहां जा रही है, जो है वो एब्डोमेन में एंटर कर रही है, यानी वो स्क्रोटम से निकलकर एब्डोमेन में एंटर कर रही है। कौन सी डक्ट है वो है वास डिफरेंस। ठीक है ना, वास डिफरेंस है ना, मैं नंबर 3 दे देता हूं इसको, है ना, हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं यहां पे हम, ये है वास डिफरेंस, इसको मैंने नंबर 3 दे दिया इसको मैंने। ठीक है बेटा, है ना। फिर आते हैं हम इसके बाद, अब वास डिफरेंस गया, वास डिफरेंस ने जाके क्या किया, उसने जो है वो आगे मूव किया उसने, और ब्लेडर के पास से निकल के कहां पहुंचा, वो पहुंचा कहां पर, हमने देखा कि
जो अब देखिए वॉस डिफरेंस के जहां से निकला और निकलने के बाद कहां गया वो सेमाइनल वेसाइकल जो है उसकी डक्ट से जाके वो फ्यूज किया, वॉस डिफरेंस जो है सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट से जाके वो फ्यूज किया, ठीक है। दोनों तरफ से, दोनों सेमाइनल वेसाइकल जोड़े में होते हैं, दो होते हैं, दोनों तरफ से डक्ट आती है, वॉस डिफरेंस से मिलकर एक कॉमन डक्ट बन जाएगी ये, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पे, हमने क्या कहा, हमने कहा कि दिस इज दी सेमाइनल वेसाइकल, दिस इज दी सेमाइनल वेसाइकल। नंबर 4 ले लिया हमने इसको, ठीक है। सीमेन बनाने के लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहां से आता है, इसलिए इसको सेमाइनल वेसाइकल कहते हैं, दिस इज द सेमाइनल वेसाइकल। कि मैं इसको हाईलाइट करता हूं, इसको देखो, ये है सेमाइनल, ये है दिस इज द सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है ना। तो देखो आप, ये वास्ट डिफरेंस आया, आने के बाद सेमाइनल वेसिकुलर डक्ट से फ्यूज कर गया और क्या बन गया, और साथ में यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड का भी यहां पर फ्यूजन है, प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी अपना सीक्रेशन यहां पर रिलीज किया, उसने अपने डक्ट के थ्रू वो जुड़ गया। प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में एक होता है, 1 होता है, इट इज 1 इन नंबर के। क्या हुआ, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 5 लिया मैंने प्रोस्टेट को, ठीक है। और अब फाइनली इन डक्ट के मिलने पे क्या बन गया, इजैकुलेटरी डक्ट बन गया, जो इजैकुलेशन के लिए जो सीमेन को रिलीज करता है, ठीक है। ये बन गया 6 नंबर मैंने लिया, ये इजैकुलेटरी डक्ट के। ये सब आप उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद नंबर्स को लाइन से नीचे लिखेंगे बेटा, है ना, ठीक है। अरे ठीक है, मैं आगे बढ़ गया इसमें, जस्ट मिनट। अब लेबलिंग, हाँ आ गया, चलो ठीक है। तो हम बात करें, ये जो बन गया बेटा, ये बन गया अपना 6 नंबर इज द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है ना, क्लियर है ना। रेक्टम इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने हटा दिया। एनस इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको भी हमने नहीं लिया यहां पे हमने, ठीक है। फिर क्या देखा हमने कि इजैकुलेटरी डक्ट आगे इजैकुलेटरी डक्ट जा रही है, तो आगे 2 ग्लैंड्स और उससे जुड़ रही हैं, वो क्या है, वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के। ये क्या करती है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है सीमेन के लिए, ताकि वो जो यूरेथ्रा से मूव कर रहा है तो वहां पर जो है वो सीमेन इजीली मूव कर सके। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, हमने इसको लेवल नंबर 7 कर दिया इसको हमने, ठीक है ना। फिर क्या हुआ बेटा, फिर देखा हमने कि फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट कहां जाके जुड़ गया, वो यूरेथ्रा में जाके कनेक्ट कर गया, और यूरेथ्रा के थ्रू जो है फिर सीमेन को बाहर निकाला जाएगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये हो गया 8 नंबर हमने ले लिया, यूरेथ्रा को हमने ले लिया 8 नंबर, है ना। बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं हम, कि लेवलिंग जो है हमने सीक्वेंस में किया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। और यूरेथ्रा कहां किस में प्रेजेंट है, पेनिस के अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंटेड के, तो दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटल या पेनिस, ठीक है ना। हमने इसको 9 नंबर कर दिया हमने, ठीक है ना, पेनिस, दिस इज 9 नंबर, ठीक है ना, क्लियर। एंड द फ्रंट पोर्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का जो अगला हिस्सा होता है उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, और ये थोड़ा सा जो है वो पिछले हिस्से की तुलना, पिछले हिस्से को सॉफ्ट बोलते हैं, कि पेनिस के पिछले हिस्से को हम सॉफ्ट बोलते हैं हम, ठीक है, और अगले हिस्से को हम ग्लांस बोलते हैं, ग्लांस पेनिस या ग्लांस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह का होता है, ये है, और ये अगला हिस्सा थोड़ा सा इस तरीके से जो है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो एक स्किन का लेयर होता है, जो एक इसके ऊपर एक जो है वो स्किन का लेयर से कवर करता है, ये स्किन ऐसे लेयर कवर करता है। इस स्किन की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं, इसे हम प्रीप्यूस कहते हैं, फॉर स्किन कहते हैं, फॉर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या कहा, ये दिखाई दे रहा है हमें ग्लांस पेनिस, जो अगला फूला हिस्सा है वो ग्लांस पेनिस है इसका, ठीक है, दैट इज द 10 नंबर लेवलिंग। और ग्लांस पेनिस को कवर करने वाला जो स्किन का फोल्ड है, दैट इज द फॉर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं या फॉर स्किन कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है वो आपका, अब यूरेटर का संबंध है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, यूनिटी ब्लेडर सिस्टम है, करेक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। तो अभी हमने केवल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट थे उनको हमने लेवल कर लिया, ठीक है। तो अब इसका बेटा एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि जो है वो, और इसमें क्या है कि हमको खुद भी कई बार, क्योंकि क्या होता है, आपसे क्या पूछता है वो, आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि ये क्या टेस्टिस के बारे में, स्क्रोटम के बारे में, वो याद रहेगा आपको, आपसे पूछेगा ये ग्लैंड है ना, जो सेमाइनल आप देख रहे हैं, सेमाइनल वेसिकल्स देख रहे हैं आप, प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हैं आप, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपसे वो पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है ना। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। देन अब हम अलग अलग व्यू से इसलिए देखेंगे इसको हम, ताकि हम समझ पाए इस तरह, क्योंकि जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट डायग्राम इज नॉट वेरी गुड डायग्राम, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अलग अलग डायग्राम को देखेंगे। तो मैंने क्या कहा आपसे, देखिए
टेस्टिकल्स, स्क्रूटम, ठीक है ना। फिर हमने कहा ये वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस के बारे में याद रखिएगा, वास्ट डिफरेंस जो है इसको डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं हम के। तो वास्ट डिफरेंस जो होता है इट इज दी वो ट्रैक होता है, ये वो ट्यूब होती है जो टेस्टिकल से निकलकर जो है वो एब्डोमेन में एंटर करती है के, ठीक है ना। मतलब वो हिस्सा जो टेस्टिस से निकल के एब्डोमेन में कनेक्ट करता है वो क्या, वो है वास्ट डिफरेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि, सुनना बात को ध्यान से, जब नसबंदी करते हैं, जब नसबंदी करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वॉसेक्टॉमी कहते हैं, वॉसेक्टॉमी कहते हैं। तो क्या काटेंगे, क्या काट देते हैं, वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, इसे कट कर दिया और बांध देते हैं, कट कर दिया इसको और ऐसे इसको जो है वो बांध देते हैं, ठीक है, ये बांध दिया, ये बांध दिया, कट कर दिया, ठीक है। यहां भी इसको दोनों तरफ से कट करते हैं, कट किया और इसे बांध दिया इसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब स्पर्म बाहर नहीं निकल पाएगा। तो अब आप दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि नसबंदी करने के बाद क्या सीमेन निकलेगा? बिल्कुल सीमेन बनेगा के, यानी यदि ऐसा व्यक्ति जो है वो कॉपुलेट करता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो सीमेन बनेगा, क्योंकि सीमेन बनाने का में केवल और केवल स्पर्म का कंट्रीब्यूशन होता है टेस्टिस से। बाकी सेमाइनल फ्लूइड जो है वो सेमाइनल जो है वो वेसिकल से निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रीब्यूट करती है उसमें, वल्वोइथल ग्लैंड भी कंट्रीब्यूट करती है उसमें। तो सीमेन यानी आप समझ लीजिए कि जो स्पर्म वाला 5% स्पर्म वाला भाग को छोड़ के बाकी जो है वो सीमेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी व्यक्ति जब कॉपुलेट करेगा तो सीमेन निकलेगा, लेकिन उसके सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म को ले जाने वाली डक्ट को हमने काट के बंद कर दिया, उसको हमने, ठीक है, नसबंदी बोल दिया इसको हमने, है ना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि फिर इन स्पर्म का क्या होगा। तो स्पर्म लगातार बनते रहते हैं बेटा, और बनने के बाद स्पर्म एक समय के बाद स्पर्म अपने आप से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनको वो टिश्यू रीअब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा उसके उनके कंपोनेंट को यूज कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि स्पर्म भरा जाएंगे या क्या होगा उसका, वो लगातार बॉडी उसको प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस करते करते उसको जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद वो धीमे धीमे अपने आप से खत्म भी होने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि देयर इज फ्लूइडिंग ऑफ स्पर्म, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब एनसीईआरटी का दूसरा डायग्राम आया, इसको भी हम वैसे ही करेंगे बेटा के, और मैं क्लियर कर दूं, इस चैप्टर को हम बहुत समझते हुए ध्यान से अलर्ट रह के पढ़ेंगे बेटा, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पेट के। और रियली मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर जो है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट में कितने सारे क्वेश्चंस आते थे, और हमारे लिए बाकी चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट इस तरह के हैं कि इनसे बाकी चैप्टर को पढ़ने में हमको आसानी होगी उसमें के, यानी हम गैमेट्स के बारे में, के ह्यूमन लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर समझ में आएंगी यहाँ पे, ठीक है। और इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब भी करेंगे हम, ठीक है। तो अभी क्या कहा मैंने अब आपको दिखाया फिगर 3.1b जो है एनसीईआरटी में दे रखा है, उस पर यहां पर हम बात करें। तो इस पर भी बेटा हम क्या करेंगे, इस पर भी हम क्या करते हैं कि हम लेवल को पढ़ते हैं और मिटाते हुए नंबर देते चलते हैं। जैसे मैं पूरा नंबर दे दूंगा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, क्लियर, ठीक है। बोर तो नहीं होते ना आप लोग? मतलब मेरी क्लास में पता चला बोर होने लगे, आधे लोग सो गए, कह रहे यार तो पढ़ रहे सर से नींद आ गई, सो गए ना, ठीक है। ऐसे बोर मत होना यार, ना, क्योंकि बहुत लंबा लक्ष्य, बहुत लंबा सफ़र है, हमको पूरे साल पढ़ना है, जमकर मेहनत करना है, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ बेटा, क्या होता है कि जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना उतना हमको गंभीर होना पड़ता है उसके लिए, उतना हमको जो है उसके लिए सिंसियर होना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेडिकल की जो पढ़ाई है ना वो नीट होने के बाद भी जो है आप मेडिकल पहुंच जाएंगे तब भी आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा अपना एक टाइम फ्रेम है कि हम कितना, देखिए ऐसा है कि कई लोग ऐसे होते हैं 3 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए कि नहीं सिलेक्शन हो रहा है, फिर बोलते हैं सर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यदि आपका सिलेक्शन 1 अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है बेटा कि कोई गलती कंटिन्यूस कर रहे हो आप, के किसी गलती को आप कंटिन्यूस कर रहे हो और उस गलती को आप पहचानने की बजाय, उसको आप पहचान कर उस पर काम करने की बजाय उसको आप जो है वो नजरअंदाज कर रहे हो आपके। जब आप एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करेंगे तो आपको हर रोज अलग नतीजा कैसे मिलेगा, भला नहीं मिलेगा ना। कभी मान लो कोई हमसे लगता है, हमें लगता है कि कोई हमको मिस्टेक हुआ है, हमसे कोई हिस्सा नहीं पढ़ पाए हम ठीक से, तो हमको उसको ठीक से तैयार करना चाहिए हमको, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम जो है वो लड्डू नहीं है ये, है ना। हम बहुत सोचते हैं कि नीट की तैयारी करते में काम गया, बायोमेंटर आ गए, सब्सक्रिप्शन ले लिया, चलो पढ़ने लगे बैठ के वो हो गया, आज के सर भी बोलते हैं मोटिवेट भी हो गए। लेकिन देखो बेटा, व्हाट आई कैन डू ओनली आई कैन डिलीवर द कंटेंट टू यू, आई कैन मोटिवेट यू, ठीक है ना। बट रियली में सच्चाई तो ये है
कि दुनिया का सबसे विकट बुरा समय होता है ना, तो आपको अकेले रहना पड़ता है। जन्म होता है अकेले होता है, मृत्यु आदमी के अकेले होती है, मतलब जो बहुत कष्ट जितने होते हैं वो व्यक्ति को अकेले सहने पड़ते हैं। बात इतनी सी है कि जब आपका एग्जाम होता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पनिशमेंट, वो भी आपको अकेले जाना पड़ता है। तो व्हाट वी शुड बी ट्रेन अवर सेल्फ, कि हमें अपने आप को इतना अच्छा ट्रेन करना है कि एग्जाम में हम आउटस्टैंडिंग करके हम बैठ के, और ये सफर में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कोई है तो वो सिर्फ आप है ना, सिर्फ आप हैं। आपको पूरा मनोबल, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं नोट केस पे। तो अब हम इस पर जो है हम फिर से वही काम करेंगे, हम जो है पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और मिटा देंगे उसको, और फिर हम याद रखेंगे। देखिए मैंने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, नंबर 1 दिया मैंने इसको लेवलिंग के, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा, टेस्टिस से जो है वो मैंने कहा कि टेस्टिस से जो है वो आप टेस्टिस के अंदर क्या देखो, टेस्टिस के अब दूसरे डायग्राम के एक हिस्से में उसने अंदर दिखाया हुआ सा, तो टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट, टेस्टिस के अंदर जो है वो एक टेस्टिस में देयर आर सेवरल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट के, एंड टेस्टिस के अंदर कई सारे लोब बने होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं, और उन कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो देयर आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिस के अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, हमने इसको नंबर 2 मार्किंग कर दिया इसको हमने के। और ये टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स हैं, इन लोब्यूल्स के अंदर क्या, अब लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे कि लोब्यूल्स के अंदर जो है सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब होता है ये कि जो टेस्टिकुलर, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल से कुछ बारीक बारीक डक्ट निकलती हैं, और वो डक्ट जो है वो स्पर्म को कैरी करती हैं। उन डक्ट को हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस कहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस कहते हैं। तो रेटिटेस्टिस क्या होती हैं, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल से जुड़ी हुई डक्ट होती हैं, ठीक है, जो स्पर्म को इकट्ठा करती है, और आगे चल के एक बड़ी डक्ट ने जो रेटिटेस्टिस है, रेटे का मतलब होता है जाल, रेटिकुलम, जाल के समान के, तो हर एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है उससे कुछ डक्ट निकल रही है जिनको रेटिटेस्टिस बोला, और उन डक्ट के मिलने पर एक जाल बन गया, और वो जाल आगे जाके जो है वो एक बड़ी डक्ट में जुड़ता है जिसको हम वासा इफ्रेंशिया कहते हैं, उस डक्ट को हम वासा इफ्रेंशिया कहते हैं, ठीक है। अभी तो बेटा हम अंदर डिटेल में नहीं गए, केवल डायग्राम समझ रहे हैं अभी हम, ठीक है, उसे वासा इफ्रेंशिया कहते हैं, ठीक है। फिर क्या देखा हमने कहा कि वासा इफ्रेंशिया स्पर्म को लेके आता है और एक जगह पर टेम्पररी तौर पर इकट्ठा कर देता है, और वो जगह कहलाती है इपीडिडाइमिस। उस जगह को क्या बोलते हैं, जगह को बोलते हैं इपीडिडाइमिस कहते हैं। इपीडिडाइमिस जो होता है ये टेस्टिस के ऊपर, ईपी मतलब ऊपर प्रेजेंट है इसके, और ये यहाँ पे क्या होता है कि वासा इफ्रेंशिया जो है स्पर्म को लाता है, यहाँ पे टेम्पररी वो स्टोर करता है। फिर इस इपीडाइमिस से जो वास डिफरेंस है वो स्पर्म को कैरी करती है और जो है वो ऊपर लेके आती है इजैकुलेटरी डक्ट तक, सेमाइनल आगे जाके सीमेन में कंट्रीब्यूट करने के लिए इसको वो लेके जाती है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि दिस इज दी वास डिफरेंस के, जो एब्डोमेन की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ये वास डिफरेंस है 6, ठीक है। अब वास डिफरेंस कहां किससे जाके मिला बेटा, ये सेमाइनल जो वेसिकल है उनकी डक्ट से जाके इसकी ये जो डक्ट जो है वो वास डिफरेंस फ्यूज कर गया उससे जाके, ठीक है ना, क्लियर। एक तरफ लेफ्ट से है, एक तरफ राइट से है, और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से वो आके जाके फ्यूज किया, ठीक है। देखिए आप, है ना, तो मैंने क्या कहा, ये सेमाइनल वेसिकल पर है, सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है ना। और मैंने कहा कि सेमाइनल वेसिकल दिखाई पड़ा हमें यहाँ पे, उसके बाद क्या बना, उसके बाद फ्यूज करने पे जो है वो वहां पर उसके उसी के पास में जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, वो भी यहाँ पर ओपन हुआ, उसकी भी ओपनिंग यहाँ पे, उसका डक्ट भी यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। और क्या बन गया फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट बन गया। क्या बन गया, इजैकुलेटरी डक्ट बन गया। यहां पर उन्होंने इसको लेबलिंग नहीं किया हुआ, परंतु जो डक्ट फ्यूज होने पे जो डक्ट बना, दैट इज द इजैकुलेटरी, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या, उसके बाद ये कहां पे खुला, ये ओपन हुआ यूरेथ्रा में जाकर ओपन हुआ, ठीक है, ये यूरेथ्रा में जाके ओपन हुआ। लेकिन इसके पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो यूरेथ्रा के पहले ही होती है, सीक्रेशन देती है, ताकि यूरेथ्रा के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि बाकी समय जब तक कॉपुलेशन नहीं कर रहा मेल, तो बाकी समय वो यूरिन पास कर रहा, तो यूरिन के चलते क्या होता है, यूरिन का पीएच होता है एसिटिक, यूरिन का पीएच 6 से लेकर 6.5 होता है, एसिटिक पीएच होता है, और वो एसिटिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस पाथ को क्लियर करने के लिए, जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी पहले बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो कुछ सीक्रेशन रिलीज करती है, और वो क्या करता है, वो यूरेथ्रा को साफ कर देता है, वहां पे वो पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब उसके बाद सीमेन वहां पे आता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये नंबर 9 पे वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के। नंबर 10 पे क्या है, ये नंबर 10 पे हमने कहा ये है यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा, नंबर 10 पे ये
यूरेथ्रा है, ठीक है ना बेटा, ठीक। और यूरेथ्रा किसके थ्रू, जो पेनिस के थ्रू जो है वो बाहर ओपन होगा के, क्लियर। यूरेथ्रल, और जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल, ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे बेटा, इसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं ओपनिंग को के। दिस इज दी पेनिस का अगला हिस्सा है, ग्लांस पेनिस कहलाता है, दिस इज दी फोर स्किन, ठीक है ना, याद रखना हमको दिस एंड। और ये क्या है कि ये जो मैं आपको पहले भी बोला बेटा कि एनसीईआरटी की जो इमेजेस है ना, उन सारी इमेजेस को हमको ऐसे करना है ताकि एकदम हमारे दिमाग में फंडा क्लियर रहे, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, यानी अब हम दूसरे व्यू से हम देख रहे हैं यहां पे कि जो ब्लड सब देखिए आप, टेस्टिकुलर, जो टेस्टिकुलर आर्टरी जो है दैट इज दी ब्लड सप्लाई टू दी टेस्टिकल्स, ठीक है ना, ठीक। एंड दिस इज दी, देयर आर मल्टी, यानी आप देखेंगे देयर इज मल्टीपल लेयर्स, यानी जो स्क्रोटम के बाद जो टेस्टिस में भी आपको मल्टीपल लेयर्स आपको दिखाई पड़ रही है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। देयर आर सम मसल्स आल्सो इन्वॉल्व, जो कि जो टेस्टिस है उसके जो स्क्रोटम है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जांपल की इन समर्स, गर्मी के दिनों में क्या होता है कि टेस्टिकुलर्स जो होते हैं दे सस्पेंडेड मोर, कि वो मोर सस्पेंडेड, टेस्टिकुलर जो है मोर सस्पेंडेड जाते हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हायर साइड होता है, बाहर भी टेम्परेचर हायर साइड है, तो वो टेम्परेचर अपना कम करने के लिए टेस्टिकल्स बिकम्स मोर सस्पेंडेड फॉर्म के, थोड़ा सा लूज हो जाता है। और विंटर्स में थोड़ा सा जो है वो जो बॉडी, क्योंकि बाहर टेम्परेचर काफी कम है, तो विंटर्स में क्या होता है टेस्टिकल्स जो होते हैं वो फिर जो है बॉडी के पास आते हैं। तो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ मसल्स जो कि स्क्रोटम को बॉडी के पास ला सकती हैं या स्क्रोटम को रिलैक्स करके लूज कर सकती हैं वो, ठीक है ना, क्लियर। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called the scrotum. के टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में से बाहर होते हैं, टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एंड याद रखिएगा टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं होते हैं, उसके पहले नहीं होते, उसके बाद होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एक पाउच में होते हैं। इस पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं, वृषण कहते हैं। द स्क्रोटम हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। स्क्रोटम का काम क्या होता है, वो टेस्टिस का लो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं। कितना लो मेंटेन करते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लेकर से 2.2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वो कम रखते हैं। और ये टेम्परेचर जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। दिस टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। आप देखो ये प्योर लेने में 100% बेटा एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं यहां पे, ठीक। लेकिन कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा थी वो भी साथ में हमें कवर करना है। तो अभी हम क्या समझे, हमने कहा कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अभी हमने स्क्रोटम के बारे में बात किया कि उसका क्या सिग्निफिकेंस के। अब गौर से देखिए, आप इस इमेज को मैंने मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं आपको कि एक्चुअली टेस्टिस के अंदर क्या है। अब देखो आपको वो जो एनसीईआरटी का इमेज था उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि टेस्टिस क्या चीज है, एपिडाइमिस क्या चीज है। अब गौर से देखिए, मैं आपको समझाता हूं यहां पर। एक टेस्टिस के अंदर देयर आर सेवरल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। हर एक लोब्यूल के अंदर जो आपको ऐसा, हर एक लोब्यूल के अंदर आपको जो है वो एक जो है आपको सेमिनिफरस ट्यूब, एक ट्यूब देखने मिलेगा, और वो ट्यूब को बोलते हैं हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहते हैं, उसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मेरी बात सुन लो जरा, ठीक है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, देखो ध्यान से, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होता है उसके अंदर जो है वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पाई जाती हैं जो स्पर्म को बनाने में रोल प्ले करती है। प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पाए जाते हैं, स्पर्म को बनाने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं उसके अंदर। अब ये सब सेल्स क्या काम करती है हम आगे बात करेंगे। सर्टोली सेल इसके अंदर मिलती है। तो मतलब जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो एक ऐसी ट्यूब है जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में एक जगह होती है, खाली जगह होता है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। सुनिए बात ध्यान से, अभी सुन लीजिए पूरी कहानी, ठीक है। बाद में नोट बाद में करना है, पेन रखो, पहले पेन नीचे रखो, मेरी बात सुनो, ठीक है। तो दो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल के बीच में एक खाली जगह होती है, उस जगह को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। वहां पे कुछ सेल्स मिलती हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। उन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, सेल्स ऑफ लीडिक कहते हैं। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, सेल्स ऑफ लीडिक होती हैं, ये एंड्रोजन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। मतलब जो मेल सेक्स हार्मोन है, जो मेल कैरेक्टर को प्रमोट करने वाला सेक्स हार्मोन है, वो टेस्टिस में ही बनता है, टेस्टोस्टेरोन से टेस्टिस के अंदर बनता है।
करता है और वो सेल्स ऑफ लीडिक सेल्स उनको उसको प्रोड्यूस करती हैं, और वो कहां होती है, दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में खाली जगह वहां पर पाई जाती है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स प्रेजेंट जो स्पर्म को बना रही होती हैं। अब स्पर्म बना एक ट्यूब्यूल के अंदर, अब उस ट्यूब्यूल ने स्पर्म को बना लिया, अब बाहर रिलीज करना है, तो उसके पास देखो ध्यान से देखो कि बारीक बारीक ट्यूब दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये ट्यूब देखिए, और इन ट्यूब के मिलने पे एक जाल बन गया, देखिए जाल बन गया, एक जाल बना, नेटवर्क बन गया, हर एक ट्यूब्यूल ने अपना एक जगह पे दिया सप्लाई दिया, एक जाल बन गया, और इस जाल को बोला हमने रेटे टेस्टिस, जाल को हमने रेटे टेस्टिस कहा, इस जाल को हमने रेटे टेस्टिस कहा। फिर इस जाल ने क्या किया, इस जाल ने जो है वो फाइनली इस जाल ने जो है वो इकट्ठा होकर इसने जो है वो वास इफ्रेंशिया के थ्रू, हमने कहा कि ये जो है वो वास इफ्रेंशिया के थ्रू उसने जो है दिस दी वासा इफ्रेंशिया के थ्रू उसने जो है वो वासा इफ्रेंशिया के थ्रू उसने क्या किया, इसने जो है वो जो है स्पर्म को बाहर भेजा, एंड देन क्या बन गया, दिस इज दी पार्ट ऑफ इपीडिडाइमिक, कुछ नहीं है, केवल ट्यूब जुड़ी हुई है, ये सारी की सारी कंटिन्यूअस ट्यूब है। आप बोलोगे कहां कौन शुरू हुआ, क्या बंद, कब कहां कौन सा खत्म हो गया, नहीं, कोई शुरू खत्म नहीं है, वो सब ट्यूब के अलग अलग हिस्से हैं। मैंने कहा ट्यूब का पहला हिस्सा, ट्यूब का दूसरा हिस्सा, ट्यूब का तीसरा हिस्सा, मैंने कहा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ट्यूब है, वो ट्यूब जुड़ा हुआ है एक नेटवर्क से, उस नेटवर्क को रेटेटेस्टिस बोल दिया हमने, रेटेटेस्टिस जुड़ा हुआ है एक दूसरी ट्यूब से जिसको वासा इफ्रेंशिया बोल दिया, वासा इफ्रेंशिया जुड़ा हुआ है एक और ट्यूब से, ब्रॉड ट्यूब है उसको एपिडाइमिस बोल दिया, एपिडाइमिस जुड़ा हुआ है एक और ट्यूब से, इसको वास डिफरेंस बोल दिया, वास डिफरेंस आगे जाके जुड़ गया किससे, सेमाइनल वेसिकल के ट्यूब से, और जो है वो प्रोस्टेट ट्यूब जुड़ गया, क्या बन गया, इजैक्युलेटरी डक्ट बन गया, इजैक्युलेटरी डक्ट आगे जाके जुड़ गया यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा बाहर ओपन हो गया, सारा ट्यूब का ट्यूब है, ओके ठीक है ना, क्लियर। चलिए आज इतना ही करते हैं इसमें, तो अगली क्लास में थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ओके। तो प्लीज वी बिहेव लाइक ए मैच्योर किड बेटा, है ना। मैं मानता हूं कि कई बच्चों ने मतलब मेरे को बड़ा, मैं बोल चुका चीजों को, मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ऐसे मतलब एक प्रकार से, तो उसे बोलते हैं ना हम कि एक प्रकार से कि अनअवेयर के ऐसे बच्चों के समान, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, आप एक मेडिकल फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं आप, तो यू शुड बिहेव लाइक के, आपका सोच जो है वो गर्ल्स बॉय इससे ऊपर होना चाहिए। और जो लोग अभी अभी इसमें पढ़े हुए ना, वो जिंदगी में मैं कह रहा हूं फिर अभी जिनको जितना जिनको जो है वो यूथ आइकॉन बनने का शौक चढ़ रहा है ना, वो जिंदगी की दौड़ में कहां पीछे छूटेंगे आप समझ नहीं पाएंगे के। मैं आपको कभी किस्सा बताऊंगा, अपने लाइफ का भी शेयर करूंगा कि मैं देखता था स्कूल टाइम में क्या होता था, बच्चे क्या करते थे के, और पढ़ने वाले फाइनली क्या था, जिंदगी जो है वो पैकेज के समान है ना, आप जो आप अभी चुन लेंगे ना वही सामने आपके आएगा, और भयंकर तरीके से सामने आपके आएगा। इसलिए बी सिंसियर, मैं डराता नहीं हूं, मैं आपको बेटा सच बोलता हूं, एज ए पेरेंट बोलता हूं कि देखिए दीज आर दी थिंग्स के वी हैव टू लर्न। अरे आप यहां पर दी लड़का लड़की सर ये वो फालतू बातों में लगे रहेंगे आप, तो आपके लिए नहीं है मेडिकल प्रोफेशन भाई, है ना, ठीक है। जाइए जाकर आप जो है वो दूसरे चैनल देखिए, बायोमेंटर्स इज वेरी सीरियस एंड वी आर ऑन ए सीरियस जॉब, ठीक है ना। तो वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ कि हम यहाँ पे किसी तरह का प्रमोशन, किसी तरह का एक्टिविटी के कुछ ना कि ये बेच लो, दिन में 25 बार बोले कि ये खरीद लो इतने रुपए का, ये खरीद लो उतने रुपए का, ये खरीद लो, ये वाला कोट ला के ये खरीद लो, वो वाला कोट, फालतू की बातें हम नहीं करते बिल्कुल। हम बात करते हैं पते की, कि भाई बात इतनी सी है कि तुम पढ़ोगे तो निकलोगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे बैठ के। और पढ़ने में प्लीज बी सीरियस, है ना, मजाक नहीं, मजाक के लिए आप बहुत सारे चैनल है भाई, आप जाओ ना, मजाक करो, वहां जाके खूब मजाक करो, ठीक है। यहां पर मजाक करेंगे तो मैं लेक्चर 1 के बाद में तकरीबन 50-60 लोग जो है वो ब्लॉक कर दिए गए, ठीक है, बिकॉज कमेंट्स आर नॉट दैट। आपको क्या लगता है, if you are continually doing these things, so I can put my lectures only on application website, okay, I am capable to doing all these things, I can put my lectures only on my application, and my application is इंडिया के सबसे बिजिएस्ट एप्लीकेशन और वेबसाइट में से एक वेबसाइट है बायोमेंटर्स ऑनलाइन के, एंड टेक्निकली वेरी वेरी साउंड कैन, हम वो सारे फेजेस से निकल के हमारा एप्लीकेशन वेबसाइट, तो हम क्या करेंगे, हम केवल फिर वहीं पर रखेंगे कि वी विल पुट ऑल आवर लेक्चर्स ओनली ऑन एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। ऑब्वियसली वी विल नॉट टेक चार्ज फॉर दैट वीडियो लेक्चर्स के, बट वी विल पुट लेक्चर ओनली ऑन दैट के, तो बी केयरफुल, है ना। आप समझ लीजिए अच्छे से कि ये अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है, क्लियर। चलिए तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा, ऑल द बेस्ट।